नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा समिट की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीतापुरा जवाहर सर्किल के साथ जेएलएन मार्ग रूट का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। सीएम के दौरे की सूचना के बाद जेडीए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। दोपहर तकरीबन 12 बजे से मुख्यमंत्री रूट का दौरा कर सकते हैं। साफ सफाई, सौंदर्यीकरण व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा लेते हुए नजर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, जिस रोड से होकर के ये पूरा काफिला गुजरेगा वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से रंग रोगन किया गया है, सफाई व्यवस्था कैसी है, इन सब के बारे में सीएम भजनलाल शर्मा जानकारी लेते हुए नजर आएंगे जब वो जायजा लेने के लिए निकलेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन। निवेश उद्योग आधार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसका आयोजन करने जा रही है। 9 से 11 दिसंबर के बीच में सीतापुरा स्थित जेईसीसी के अंदर ये बड़ी जो समिट है होने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर आज प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर शहर का जायजा लेंगे। जायजे से पहले प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड में है, मुस्तैद हैं। आप देख सकते हैं पूरे जयपुर शहर का जो सौंदर्यीकरण, रंग रूप, प्लांटेशन, जो तमाम तरीके की साफ सफाई है उसके ऊपर खास फोकस है, खास ख्याल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सार्वजनिक ये जो दीवारें हैं इनके ऊपर राजस्थानी जो कला संस्कृति की खास तरीके की ये जो पेंटिंग बनाई गई है। जब एक विदेशी पर्यटक, विदेशी इन्वेस्टर राजस्थान में आएंगे तो यहाँ की कहा जा सकता है कि जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की धरोहर है, विरासत है, उससे भी वो रूबरू होंगे। ऐसे में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेएलएन मार्ग, जवाहर सर्किल, एयरपोर्ट, टोंक रोड, सीतापुरा का ये जो इलाका है, खासकर आमेर के अंदर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। इस दौरे के अंदर यूडीएच, एलएसजी, ट्रैफिक पुलिस, जिला कलेक्टर सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनके अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में रुक करेंगे उदयपुर का, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के घर पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि बिजनेसमैन की राजस्थान सहित गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें उदयपुर में भी गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक टीकम सिंह राव के ठिकानों पर आयकर विभाग जो है सर्चिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में कुल 19 ठिकाने हैं। 3 राज्यों के कुल 23 ठिकानों पर कार्रवाई एक साथ शुरू की गई। फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की अलग अलग ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीमों ने आज सुबह दबिश और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि ये उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय का हेड ऑफिस है, जहां पर आप अंदर देख सकते हैं। फिलहाल जो इनकम टैक्स की टीम है वो मौजूद है और सबसे पहले दस्तावेज कलेक्शन, डॉक्यूमेंट की जो सर्च है वो की जा रही है। आप देखिए कि जो कंप्यूटर्स हैं या जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उन्हें इनकम टैक्स टीम द्वारा अपनी कस्टडी में ले लिया गया और उस पर आगे जो कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल सर्च किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको चेक किया जा रहा है, उसमें किस तरह की जो जानकारियां हैं वो देखी जा रही है। आप देखिए कि 100 से ज्यादा गाड़ियों ने एक साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि राजस्थान सहित कुल 3 राज्यों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची थी, जिसमें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात, जिसमें सर्वाधिक ठिकाने उदयपुर के बताए जा रहे हैं। कुल 19 ठिकाने उदयपुर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। संभवतः बिना बिल के, बिना जानकारी साझा किए तो सामान जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, जिसके चलते इनकम में बड़ी हेराफेरी की जो संभावना है वो मानी जा रही है। और
इसी के चलते शायद ये कार्रवाई जो है वो अंजाम देगी। फिलहाल आप देखिए कि आयकर विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस का जाब्ता यहाँ बुलाया गया ताकि किसी तरह से इनकम टैक्स की कार्रवाई में कोई व्यवधान ना हो। तो ऐसे में देखिए फिलहाल प्रारंभिक दौर है, लेकिन डॉक्यूमेंट कलेक्शन किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अपने कब्जे में ले लिए, उन्हें खंगाले जा रहे हैं और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल प्रारंभिक दौर है, इस कार्रवाई को पूरी होने में अभी कुछ समय लग सकता है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। वहीं बांसवाड़ा में भी इनकम टैक्स विभाग की जयपुर की टीम ने रेड डाली है। यह कार्रवाई भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव के ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जो कि शहर के कॉमर्शियल कॉलोनी स्थित ऑफिस में की जा रही है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग की टीम 2 से 3 वाहनों में सुबह शहर के कॉमर्शियल कॉलोनी स्थित गोविंद सिंह राव की फर्म उदयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर पहुंची। टीम में 8 से 10 सदस्य शामिल है और उनमें फर्म के ऑफिस में पहले विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया। उनकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। जयपुर का रुख करेंगे, जहां बस का टिकट नहीं लेने के मामले को लेकर देर रात लो फ्लोर बस कंडक्टर और कुछ युवकों में आपस में कहासुनी हुई। सांगानेर मालपुरा गेट पर देर रात गुस्सा हुए युवक ने बस चालक और परिचालक पर अपने दोस्तों के साथ हमला बोल दिया। टिकट मांगने पर युवकों ने पहले बस के शीशे तोड़े, बाद में बस कंडक्टर के सिर में डंडे से हमला किया। बस कंडक्टर के सिर में चोट आई है। बताया जा रहा है कि युवकों ने अपने परिचित लोगों को बुलाकर बस पर पत्थर डंडों से हमला किया। बस ड्राइवर ने कैसे कैसे अपनी जान बचाई, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में पिछले काफी समय से सड़क मार्ग पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। शहर में खास तौर पर ठेला व्यापारियों द्वारा जगह जगह अतिक्रमण करने से आमजन को परेशानी होती है, जिसके चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा यातायात पुलिस के सहयोग से जेसीबी, ट्रैक्टर संसाधनों के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार चंद्रलोक सिनेमा, अनोखे मंदिर के आसपास की गलियों और प्रताप चौक सहित विभिन्न स्थानों और मार्गों से अतिक्रमण को हटवाया गया। अजमेर दरगाह एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया, जिस पर दरगाह कमेटी और एआईएम ने कड़ा एतराज जताया। देखिए रिपोर्ट। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और एएसआई को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने स्वीकार किया है और लंबी बहस कल और आज 3-4 बार बहस लंबी हुई। माननीय जज साहब ने सारे तथ्य सोचे हैं, समझे हैं, कानून के अनुसार ही याचिका स्वीकार की है और नोटिस जारी किया है। अपने दावे के पक्ष में हिंदू सेना ने देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता और समाज सुधारक हरविलास शारदा की किताब को उद्धृत किया था। ऐसा है, हमने तो जो साक्ष्य दिए हैं वो सारे ही आधार हैं। अब माननीय जज साहब ने हमारे सारे आधार माने हैं, कोई एक आधार माना है, लेकिन हमने जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो कानून के अनुसार दिए हैं। सभी साक्ष्य मान्य हैं और उन्होंने माने हैं, यानी कानून सम्मत है तो माने हैं, तो इसीलिए याचिका स्वीकार की है और माननीय जज साहब ने जो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। हिंदू सेना अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने, पुरातत्व विभाग से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने और दरगाह से अवैध कब्जा हटाने की मांग कर रही, जिस पर दरगाह कमेटी और एआईएम ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। हम इस तरीके की जो याचिकाएं लगाई जा रही हैं इसको राजनीति से प्रेरित बताते हैं और हमारा मानना यह है कि इस तरह की जो घटनाएं की जा रही हैं वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं, उनकी आस्थाओं को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब क्रिया की प्रतिक्रिया होकर इसी तरीके से याचिकाएं किसी दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी लगेंगी और हो सकता है कि वहां पे दावे ये हो कि इनके नीचे कोई हमारा दूसरा धर्म स्थान है या कुछ भी है। हमारे जो वकील हैं, एडवोकेट्स की टीम है हमारी, हम उनसे पूरे कांटेक्ट में हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनसे राय लेकर के इसके अंदर आगे की जो भी हमें
कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अंदर अगर सम्मिलित होना है तो हम भी सम्मिलित होंगे, लेकिन ये कि मजबूती के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसका सामना कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो ऐसे जो बिना मतलब के जो वाद प्रस्तुत कर दिए जाते हैं बिना किसी ठोस आधार के, इंशाल्लाह ताला ऐसे वादों को खारिज कराया जाएगा। हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो तमाम मज़हब के मानने वालों की अकीदत का एक मरकज़ है। यहाँ से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है, और इस दरगाह से आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के हिंदू मुसलमान तमाम मज़हब के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहते हैं कि अदालत के जारी किए गए नोटिस के बाद वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़कर मस्जिदें और दरगाहें बनवाई गई। न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं, वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन लाखों लोगों की आस्था के केंद्रों को मुगल शासनों के द्वारा तोड़ना ये अनुचित था और एक तरीके से शासन के तंत्र का ये दुरुपयोग था। देखिए, इस पूरे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है कि जो कई ऐसी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती है, और कौन लोग हैं ये पता नहीं। आप बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है, और अचानक कोई व्यक्ति आता है, कोर्ट में जाके याचिका लगाता है और कहता है कि यहाँ पर मंदिर है। ये तो पाप है। गौरतलब है कि हिंदू सेना से पहले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद वीर हिंदू आर्मी ने भी ऐसा ही दावा किया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। राजसमंद का रुख करेंगे। कुंभलगढ़ अभयारण्य में एक बार फिर से पैंथर देखा गया। कल शाम जंगल सफारी के दौरान पैंथर दिखा, जिसके बाद सैलानियों में खुशी है। बता दें कि इन दिनों जंगल सफारी के दौरान रोजाना ही वन्य जीवों की साइटिंग हो रही। सफारी में पैंथर, भालू, सांभर आदि वन्य जीवों की साइटिंग। सफारी में वन्य जीव दिखाई देने से पर्यटक जो हैं काफी खुश हैं। खबरों में रुक जालौर का करेंगे, जहां एक सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा सायला थाना इलाके में पोषणा गांव में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पोषणा गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में भवन निर्माण का काम चल रहा था। गुरुवार सुबह स्कूल भवन की एक निर्माणाधीन दीवार गिर गई। इस दौरान वहां काम कर रहे 4 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि 3 मजदूरों की मौके पर ही जान गई। उधर करौली में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुका है। दुकान में रखी बाइक भी जल गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ होगा। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पा लिया गया है। ये घटना जो है ये मासलपुर चुंगी के पास की बताई जा रही है। अलवर का रुख करेंगे, जहां उद्योग नगर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने वाले व्यक्ति की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। उसके बाद मृतक के शव को मोर्ची में रखवाया गया। फिलहाल मृतक की मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार मृतक के परिजन ने बताया है कि युवक लखनऊ का रहने वाला था और उद्योग नगर स्थित आईटीएल स्टील कंपनी में शॉर्ट ब्लास्टिंग ऑपरेटर के पद पर काम करता था। आराम से रात ड्यूटी करके आए, खूब बढ़िया थे। कमरे पे भी आए अपने पे और खूब सोए भी हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आराम से ड्यूटी करके आए और पता नहीं अचानक सुबह 6 बजे पता नहीं क्या हुआ है। तबीयत खराब हुई एकदम से। अचानक सब लेके फिर यहाँ लेके आए इसे। तो हॉस्पिटल में लेकर आए जब यहाँ क्या अपना मालिक भी साथ में आया है। कौन सी कंपनी में थे ये आइडियल स्टील कंपनी में थे। अच्छा, कहाँ पर है ये टोटो कंपनी के पास में कंपनी है। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं वहाँ पर? ये सन 2011 से काम कर रहे हैं। अच्छा। डिडवाना का रुख करेंगे। कुचामन जिले में धड़ल्ले से प्लास्टिक
मांझे का व्यापार किया जा रहा। खुलेआम बिना किसी डर के साए में व्यापारी प्लास्टिक मांझे को जमकर बेच रहे हैं। प्लास्टिक मांझे से पतंग उड़ाने की वजह से कई तरह के दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से इनकी बिक्री हो रही। जिस तरह प्लास्टिक मांझे की वजह से हजारों बेजुबान पशु पक्षियों की जान जाती है, साथ ही कई आमजन बाइक सवार भी प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर घायल हुए। इसके साथ ही विद्युत लाइन फॉल्ट भी हो जाता है। यह पूर्णतया प्रतिबंधित है और इसके बावजूद मिली भगत से बाजारों में बिक रहा। ये अखबारों के माध्यम से ये चीजें छपी भी हुई है। इस पर कलेक्टर साहब की तरफ से भी एक आदेश जारी किया गया है। हमने भी सभी SHOs को निर्देशित किया गया है कि जो चाइनीज मांझ है, जिससे मकर संक्रांति जो आगामी त्यौहार है, इस पे जो पतंग उड़ाने के दौरान जो हादसे होते हैं, तो चाइनीज मांझे को नियमानुसार जब्त करने की हम कार्रवाई करेंगे और इसमें जल्दी हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जिन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए मांझा यहाँ पर पहुँचता है, उस पर सर क्या कार्रवाई रहेगी? इस पे तो हमने हमारी जो टीम है उनको निगरानी के लिए हमने निर्देशित किया है, और जो भी इस तरह की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जो जिनके पास भी स्टॉक मिलता है, उसको हम जब्त करेंगे। करौली के टोडा भीम कस्बे के नाहर खोरा रोड पर सड़क और क्षेत्र में फैली गंदगी और जलभराव ने स्थानीय लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। लोगों ने नगर पर पालिका पर अनदेखी के आरोप लगाए। आरोप है कि सड़कों पर जमा गंदे पानी से आसपास के घर प्रभावित होते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया। छोटे बच्चों, बुजुर्गों को स्कूल और अन्य स्थानों पर जाने में परेशानी होती है। नगर पालिका द्वारा बनाए गए शौचालय भी बदहाल हैं। शौचालयों में दरवाजे नहीं हैं, चारों ओर गंदगी का आलम है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो भजनलाल सरकार प्रत्येक विधानसभा में सड़कों को लेकर बजट आवंटित करती है। सालों बाद वंचित ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण काम शुरू हुआ। अब सार्वजनिक निर्माण के जिम्मेदार घटिया निर्माण सामग्री से बनाई जा रही ताजा मामला बुहाना सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के अधिक ठिंचोली गांव से सामने आया है, जहां घटिया निर्माण सामग्री से बनाई गई सड़क चंद घंटों में उखड़ने लगी। ये रात ने तो चालू करी है ना, शाम को 6 बजे हूँ, 9 बजे तक इन्हें सगड़ी ने चौपड़गा मान ने तो कंप्रेसर चलायो, न आगे कोई झारो जूरो मारो, और बाकी के नीचे भी देख लो डस्ट उड़ रही है, या देख लो तो तारे सामने है। और न के मैं कोई डामर से लिखे की है, न कोई और बात है। गांव ठिचोले हूँ और आर्य नगर के लिए रोड बन रही है, तो ये रोड में घटिया सामग्री लगा रखी है। शाम को 6 बजे चालू करी है और रात को 9 बजे तक काम करियो। काम करने की वजह यह है कि हमने तो कंप्रेसर न जारो न सिर्फ डम्बर नहीं है, हम कंक्रीट है और कुछ नहीं है, तो यह घटिया सामग्री माने कौन सा है रोड के लिए। ट्रैफिक रूल की पालना के लिए जागरूक कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 140 एनसीसी कैडेट का सम्मान कर प्रशस्ति पत्र दिया गया। यह आयोजन 7 दिन तक अलग अलग चौराहे पर किया जाएगा। बता दें कि इस मौके पर यातायात कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया। ट्रैफिक आयुष वशिष्ठ का पहल पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक सप्ताह एनसीसी कैडेट्स को शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक रेगुलेट करना सिखाया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक जो थे वंदिता राणा और यातायात पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया है कि यातायात के प्रति आम जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है। एनसीसी के लगभग 140 बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देना, उनका सहयोग लगे पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में, उनको समझाना कि किस प्रकार से ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाती है। ये एक प्रोग्राम के तौर पर चलाया जा रहा था। रोज वो लोग कुछ समय घंटे निकालते थे और हमारे ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके वो समय बिताते थे। आज उसका समापन किया गया है। कुछ बच्चे जिन्होंने और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाया और अच्छा किया, उन लोग को सम्मानित भी किया गया है। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर हरियाणा रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार बाप बेटी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने बस को जब्त किया। बताया जा रहा है कि देवन निवासी फूलचंद अपनी बेटी लक्की के साथ जयपुर से गांव जा रहा था, जहां कस्बे के जयपुर तिराहे पर पहुंचने पर हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार घायल हैं। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अभी भी इस मामले में एक आरोपी फरार है। बता दें कि आरोपी ने 2019 में एक 14 साल के बालक का अपहरण कर अजय और सुनील नाम के 2 आरोपियों ने पंजाब की एक फैक्ट्री में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक फरार है। पोक्सो न्यायालय चूरू द्वारा एक सिद्धमुख थाने का प्रकरण था वर्ष 2019 का। इसमें एक 13 साल का नाबालिग बच्चा था जिसे अपहरण करके 2 मुलजिमान थे, अजय और सोनू और सुनील। ये इसे भगाकर ऐसे ले गए अगवा करके, और इसे एक पंजाब की आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर इनको छुपाकर गुप्त रीति से रखा और इनके साथ दुष्कर्म किया इन दोनों ने। इस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्त सोनू और सुनील के विरुद्ध दोषी मानते हुए इसको सजा दी है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 साल की सजा से दंडित किया है और इस पे 50,000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। कोटा में सर्दी बढ़ने के साथ ही कोचिंग नगरी में डेंगू के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा। पिछले 24 घंटे में 3 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बताया जा रहा है पॉजिटिव मरीजों में से 1 मरीज कोटा का है। पॉजिटिव मरीजों का डरावना आंकड़ा 423 हो चुका। जमा पानी में लार्वा पनपने के चलते डेंगू के आंकड़ों में इजाफा हो रहा। हालांकि डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों की रफ्तार में जरूर कमी आई है, लेकिन सर्दी के बावजूद भी फिलहाल हर रोज 2-1 मरीज सामने जरूर आ रहे हैं। कोचिंग नगरी में डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाके में जहां पानी भराव वाले इलाकों में लार्वा पनप रहा है और अभी भी ऐसे हालात हैं कि लार्वा पनपने के कारण डेंगू का ये कारण बन रहा है। संभाग के सबसे बड़े थोक फल सब्जी मंडी में हम पहुंचे हैं, जहां की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तरह के जहां भराव वाले पानी के इलाकों में इस तरह से लार्वा पनपता है और यही लार्वा डेंगू का कारण बनता है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में हालांकि जो है चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ की जा रही है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन डेंगू का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। 420 के पार डेंगू का आंकड़ा पहुंच चुका है। शहर के अलग अलग इलाकों में बताया जा रहा है कि 2 से 2,500 जो खाली पड़े भूखंड हैं वहाँ जो जमा पानी होने से उसमें लार्वा पनपता है और वही डेंगू का सबसे बड़ा कारण बनता है। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। तो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो है जमे पानी की वजह से डेंगू का खतरा इलाके में बढ़ रहा। माउंट आबू में सर्दी का पारा गिरता जा रहा है। नवंबर में ही शहर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी का आनंद लेने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 35,000 से ज्यादा पर्यटक माउंट आबू आ रहे हैं, जिससे व्यापारियों में बेहद खुशी की लहर है। ज्यादातर आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और सच में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी बोला जाता है कि ज्यादा रहती है, पर यहाँ एकदम मजे वाली मौसम है। और हम मानसून में भी आते हैं, क्योंकि मानसून में हर जगह झरने गिरते हैं और पूरी ग्रीनरी और अमेजिंग लगता है, तो हम तब भी आते हैं और ये ठंडी के मौसम में भी आते हैं। श्रीगंगानगर की आबोहवा पिछले 1 महीने से बिगड़ी है। जिले के लोगों को अभी भी जहरीली हवा से मुक्ति नहीं मिल पाई। सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 228 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी माना जाता है। सामान्य से लगभग 2.5 गुना ये ज्यादा रहा है इस बार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदूषित आबोहवा की चपेट में है। पड़ोसी राज्य पंजाब और श्रीगंगानगर जिले की घग्गर बेल्ट में किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने के साथ साथ श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में सैकड़ों की संख्या में मौजूद ईंट भट्टों की वजह से श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाया हुआ है। यही वजह रही कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में श्रीगंगानगर का AQI 400 तक को पार कर गया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। आज की हम बात करें तो श्रीगंगानगर जिले में AQI का स्तर 200 से ज़्यादा दर्ज किया गया है और अल सुबह यह आंकड़ा 224 था, जो
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बेहद खराब माना जाता है और सामान्य से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। मैं इस समय श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये स्मोक काफ़ी दिनों से छाया हुआ है, तकरीबन पूरा नवंबर का महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक श्री गंगानगर वासियों को इस प्रदूषित आबो हवा से मुक्ति नहीं मिली है। यही वजह है, चिकित्सकों का कहना है कि आम लोग यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें ताकि इस प्रदूषित आबो हवा की चपेट में आने से बचा जा सके। हमारे साथ कुछ मॉर्निंग वॉकर्स मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ